Good morning, students. I'm Anshu Kumar Tiwari. A warm welcome in my YouTube channel Physics Battle. आप सभी का अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म फिजिक्स बैटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का विषय वस्तु जो है कक्षा 12वीं की क्लास 12th की चार्ज के विषय में, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यह एक प्रॉपर्टी है, गुण है आवेश का। आवेश की एक प्रकृति है, नेचर है। इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। मीन्स आई एम प्रेजेंट हियर विद माय अनदर लेक्चर, मीन्स लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th on electrostatics. The very first chapter of electrostatics is electric charge and its field. Today's topic on which we will discuss additivity of charge. Before starting today's lecture, before starting today's session, I'm going to remind you, I'm going to recall you, recap you what have we discussed in my previous lecture. Means in lecture number 3, because this is the lecture number 4. In my previous lecture, means in lecture number 3, I have too much discussed about charge properties of charge, such as like charges repel each other, unlike charges attract each other. What is the cause of this interaction? Okay, polarity of charge, okay, creation of charge means production of charge, means ki how a body gets charged, यानी हाउ अ बॉडी गेट चार्ज्ड, यानी कोई बॉडी कैसे आवेशित हो जाती है। इन सभी विषयों में हमने अपने तीसरे वीडियो में बताया था। तो यदि आप हमारे पहले वीडियो, दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो को नहीं देखे, इसके पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप मेरे पहले वीडियो को देखें। इस वीडियो के साथ शेष हमारे पिछले तीनों वीडियोस का आई बटन ऊपर सजेस्ट कर दिया जाएगा, या फिर तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप आसानी से उस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। और उस वीडियो की स्टडी के बाद, अध्ययन के बाद, आप इसका अध्ययन अत्यंत सहजता से और सुगमता से कर पाएंगे। चलिए, मेरा अनुभव कह रहा है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? तो स्टेटमेंट इसका क्या है, यह क्या कहना चाहता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज? एडिट से नाम से पता चल रहा है, एड मीन्स होता है जोड़ना। तो ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है ना। इसमें भी चार्ज को क्या करते बेटा? एड कर देते। चाहे जहां भी चार्ज हो किसी आइसोलेटेड सिस्टम को, सबको क्या करते हैं? एड कर देते हैं उसके साइन के साथ। इसको कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, तो आइए देखते हैं, लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। It means the total charge on an isolated system इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि सिस्टम ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसको बोलते हैं। किसी भी बॉडी को हम डेफिनेशन देते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नोन एज बॉडी, ठीक है ना। या तो हम सिस्टम कह लें या फिर सीधे बॉडी कह लें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब कई सारे पार्टिकल्स मिलकर के एक बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, तो मेनी पॉइंट मासेस इज इक्वल टू बॉडी। द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडी इज इक्वल टू the sum of charges
distributed on different regions, distributed in charges, distributed in different regions, in different regions. ओके बेटा, यानी कि डिफरेंट रीजन में जो चार्ज फैले होते हैं उन सबका जो एडिशन होता है, जो सम होता है, उसके इक्वल होता है उस पर टोटल चार्ज, नेट चार्ज। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपके सामने एक फिगर है, एक चार्ज यहाँ पे बेटा है -Q1, यहाँ पे है +Q1, Q2, यहाँ पे -Q3, +Q4, -Q5, +Q6, -Q6 मान लीजिए। तो इस तरीके से चार्ज क्या है, एक आइसोलेटेड बॉडी है और इस बॉडी पे चारों तरफ ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यानी नेट चार्ज यदि आपको इस पर निकालना है तो नेट का मतलब सबको क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा, ड्यूरिंग एडेड अप द टोटल चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या करेंगे बेटा, साइन को जरूर ध्यान में रखते हैं। ठीक है, यू हैव टू राइट इट विद द साइन, विद द प्रॉपर साइन। ठीक है ना, यू हैव टू राइट द प्रॉपर साइन। ठीक है ना, यानी कि आपको प्रॉपर साइन के साथ चार्ज को लिखना पड़ेगा। याद रखिए, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी जो चार्ज है बाबू वो कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि चार्ज जो है, चार्ज इज और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो चार्ज है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। और जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो सीधी सी बात है कि इसमें डायरेक्शन की तो बात ही नहीं उठती, यानी डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद चार्ज। बात समझ में आ रही है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही होता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड not direction, means direction is not associated with charge. It means कि it is added up algebraically। क्या लिखेंगे यहाँ पे, algebraically। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि चार्ज is algebraically sum, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि the total charge according to additivity of charge, the total charge on an isolated system is equal to the algebraically sum of charges। ठीक है ना, यानी algebraically sum होता है जितने भी चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। algebraically इसलिए बेटा क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और याद रखिए, स्केलर क्वांटिटी जैसे को तैसा लिख करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए कैसे होगा, Q नेट यानी नेट चार्ज इज इक्वल टू, देखिए तो -Q1 प्लस यहां पे हो गया बेटा +Q2, नेट लिखते जाइए, प्लस -Q3 बाबू, प्लस ऐसे ही लिख देंगे +Q4 है ना, प्लस -Q5 प्लस -Q6। अब आइए आप एकदम बिल्कुल अलजेब्रा वाली जैसे मैथमेटिक्स आप लगाते वही मैथमेटिक्स लगाइए, क्योंकि मैथ्स इज द क्वीन वेयर फिजिक्स इज द किंग। यहां राजा रानी का चक्कर है, बिना राजा का रानी नहीं, बिना रानी का राजा नहीं, है ना। तो आइए देखते हैं, -Q1 प्लस Q2 -Q3 प्लस Q4 -Q5 -Q6। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हमने कि मतलब कि इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, जितने भी चार्ज सिस्टम पे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सभी चार्ज को पकड़ करके एक झिल्ली में बांध करके जोड़ दो। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बात समझ में आया। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, तब जाके और बेहतर समझ में आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि एक एटम को लेते हैं, एटम में जैसे मान लीजिए सोडियम का एटम ले लिए, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन होता है। नेट चार्ज आपको यह भी पता है कि इसमें नेट चार्ज कितना होता है बेटा, सबको पता है कि इसमें नेट चार्ज इक्वल टू 0 होता है। जो टोटल चार्ज होता है इसमें कितना होता है, 0 होता है। आइए नेट चार्ज निकालें। कैसे निकालेंगे भैया, तो नेट चार्ज क्या होता है बेटा, Q1 प्लस Q2। बात समझ में आ रही है नहीं।
यानी 11 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ, 11 प्रोटॉन यहाँ है, तो नेट चार्ज बने 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन। जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा +11 इंटू +1.6 इंटू 10⁻19, यानी ये कैंसिल होगा तो बेटा कितना आएगा 0। तो नेट चार्ज कितना आ गया 0। तो नेट चार्ज का मतलब क्या है कि उसकी प्रॉपर साइन के साथ आप लेकर के क्या कर दीजिए, चार्ज को जोड़ दीजिए। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया आपका, जैसे और भी चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए किसी बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है। इफ अ बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन एंड N2 प्रोटॉन, तो क्या होगा बेटा, इसमें अगर नेट चार्ज अगर निकालें Q नेट, ठीक है, इफ अ बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन एंड N2 प्रोटॉन्स देन द Q नेट इज इक्वल टू, क्या होगा बाबू, N1 इंटू -E होगा कि नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज हो गया ना, प्लस N2 इंटू प्लस P, प्लस में होता है ये, तो N2 इंटू P माइनस N1 इंटू E। बात समझ में आ गया। तो N2 ये हो गया आपका P और E। अगर चाहें तो आपका ये प्रोटॉन है, आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन पर चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, ये ऐसे हो सकता है नेट चार्ज की बात, ठीक है ना। और भी कई मेथड्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चार्ज दोनों पे बेटा सेम होता है, बात समझ में आ रही ना, दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि P इक्वल टू E होता है ना जी, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी पहले से हम लगा ही दिए हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो N2 माइनस N1 इंटू हम E भी लिख सकते हैं, चाहे P भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी साइन है। चलिए ये हो गया बेटा आपका नेट चार्ज का खेल, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बात आती है जब कंजर्वेशन की, तो सर जी दिमाग में उथल पुथल मचने लगता है। कंजर्वेशन ऑफ मास बचपन से ही पढ़ते चले आए, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। बात करते हैं आज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो आपके लिए यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, जब चार्ज मास से ही एसोसिएट है, चार्ज का अस्तित्व मास से है, तो जब मास का कंजर्वेशन होगा तो साथ ही साथ छिप करके क्या कर लेगा, अपना भी कंजर्वेशन, ये मास के गोद में बैठ करके मास किसी बॉडी के मास के आंचल में सो करके कर सकता है अपना कंजर्वेशन। कौन, चार्ज। तो चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। तो याद रखिए द टोटल चार्ज, पहला द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, बॉडी और सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्या होता है बेटा, कंजर्व्ड होता है। बात समझ में आ रही है। द टोटल चार्ज of an isolated system is conserved. It means the total charge remains constant. Total charge यानी क्या लिख सकते हैं, total तो चार्ज remains constant। क्या होगा बेटा, remains constant, यानी constant का मतलब क्या होगा बेटा, टोटल चार्ज remains constant मतलब किसके लिए बेटा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक अकेला तनहा बेचारा क्वारंटाइन है, कोरोना उसके अंदर प्रवेश कर चुका है, शैतानी आत्मा, और वो बेचारा अकेले क्वारंटाइन है, तो किसको कोरोना देगा, किसी को नहीं दे पाएगा। उसका कोरोना उसके पास उसको भक्षण करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब कि बेचारा वो अकेले है, क्वारंटाइन है, तनहा है,
तो जब तनहा है तो किसी से उसको मतलब नहीं है, जब तक उसके संपर्क में कोई दूसरी बॉडी आएगी नहीं तब तक तो ट्रांसफरिंग का कार्यक्रम ही नहीं होगा, ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, तो रेप्लिकेशन कहां से होगा। तो कहने का यहां सीधा सीधा तात्पर्य है कि जब तक कोई दूसरी बॉडी इसके संपर्क में नहीं आएगी तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगा, चार्ज एक जगह से दूसरे को फ्लो नहीं करेगा। कहने का यहां अब तात्पर्य क्या हो गया कि उस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी सिग्मा जो क्यू होगा, जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो होगा। सर जी आपने सिग्मा क्यू जीरो क्यों लिख दिया, तो समेशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ या एडिटिविटी ऑफ चार्ज, समेशन ऑफ चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्यों समेशन ऑफ चार्ज जीरो होगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि ना चार्ज लेगा ना देगा। तो भाई अगर कोई भी बॉडी आइसोलेट होगी तो उसमें क्या होगा, वो बॉडी न्यूट्रलिटी को शो करेगी। भाई चार्ज कोई बॉडी कब होती है, हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि कोई बॉडी चार्ज तब होती है जब उसके न्यूट्रलिटी में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, या तो क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है, यानी नेगेटिव एलिमेंट्री पार्टिकल और पॉजिटिव एलिमेंट्री पार्टिकल की जो संख्या होती है वो एक सिस्टम में जब तक वो आइसोलेट है एक समान होती है। जैसे किसी एटम को ले ले तो उसमें क्या होता है कि 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अब यहां पर एटम में नेट चार्ज कितने हो जाएंगे, जीरो। तो जब नेट चार्ज जीरो हो गए यानी कि समेशन ऑफ चार्ज क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। सिग्मा क्यू क्या हो गया, वहां पे जीरो हो गया। टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कब तक Na का टोटल चार्ज कांस्टेंट है, जब तक कि वो Cl के संपर्क में नहीं आ रहा है। जैसे ही Cl को देखेगा तो उसके भी मन में क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के भावनाएं उठेंगी, और वो भावनाएं क्या होगी, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लेन देन करेगा, और दहेज का लेन देन करके अपनी भावनाओं की तृप्ति करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कहने का यहां सीधा सीधा मतलब है कि यदि कोई आइसोलेट सिस्टम है, तनहा बॉडी है, तो वो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं करेगा, और कोई भी आइसोलेट सिस्टम जो होती है वो न्यूट्रलिटी को शो करती है, और जब तक उसकी न्यूट्रलिटी में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, अप डाउन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में चेंजिंग नहीं आएगी, तब तक वो बॉडी न्यूट्रल होगी, और उस स्थिति में टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा, यानी समेशन ऑफ चार्ज जीरो होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सच एज सोडियम का ही ले लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। नेट चार्ज क्या होगा बेटा, यहाँ पे जीरो होगा। कैसे जीरो होगा भैया, 11 इलेक्ट्रॉन है रे बाबा, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब प्लस वो 11 गुणे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा कि नहीं, जीरो। नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। कब तक, जब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। और जैसे ही यह एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम ये है और ये क्लोरीन हो जाएगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ये 11 है और ये 11 प्रोटॉन है, ये 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें कितना है, 11 प्रोटॉन हो जाएगा और ये 17 प्रोटॉन हो जाएगा। अब बताइए, इसमें देखिए 11 में से 10 गए, 1 प्लस हो गया, और ये 17 में से 18 गए, -1, यानी पर Na पर 1 प्लस हो जाएगा और Cl पर 1 माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो अब यहां पर क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आदान प्रदान हो गया तो ये बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रलिटी डिस्टर्बेंस हो गई, इसकी न्यूट्रलिटी भंग हो गई। जब न्यूट्रलिटी भंग हो गई तो ये क्या हो गया बेटा, बॉडी चार्ज हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बॉडी आइसोलेट होगी तो उसमें सिग्मा क्यू यानी नेट चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ भी देख लीजिए, तो यहाँ भी क्या होगा, 17 - 17 बराबर जीरो, यहाँ भी 17 - 11 - 11 बराबर जीरो। ठीक है ना, यानी कोई भी बॉडी, जैसे ग्लास, इफ अ ग्लास इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज एक्वायर्ड बाय सिल्क, है ना जी। सिल्क होता है क्या, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और ये पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है इस स्थिति में बेटा, तब तक ग्लास न्यूट्रलिटी को शो करता है जब तक कि क्या होगा, सिल्क के संपर्क में नहीं आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ।
अब ये जब ग्लास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है इसके पास, सिल्क के पास, तो क्या हो जाता है, ग्लास चार्ज हो जाता है और सिल्क भी चार्ज हो जाता है भैया, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर के क्लोरीन भी संतुष्ट और सोडियम भी संतुष्ट, दोनों शादी करके मौज कर रहे होते हैं। ओके, केमिस्ट्री में भी शादी होता है, बस मंत्रोच्चार नहीं करेंगे, कहोगे तो वो भी करना शुरू कर देंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। फिर ये हो गया बेटा, अभी दो पार्टी शुरू हुई है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडी इज कंजर्व्ड, मींस सिग्मा क्यू 0 होगा यदि कोई बॉडी अकेले होगी। यस, है ना। अरे चार्ज होने का मतलब बाल बच्चे होना है ना जी। अब आगे नहीं बोलेंगे, ये तो कहीं सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर फिलॉसफी। ये मूर्ख, फिजिक्स इज फिलॉसफी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, फिजिक्स फिलॉसफी ही होता है। अब देखिए इसके बाद हम बताएं आपको, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, अगर आइसोलेटेड सिस्टम ना हो तो क्या होता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्जेस कैन, इसका मतलब इट मींस charges can neither be created or nor be destroyed, charges can neither be destroyed, charges can neither be created or nor be destroyed, but it transferred, it is transferred from one body to another। यानी कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी ना ही चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया तक नष्ट किया जा सकता है, बिकॉज इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि गॉड, आपने डेफिनेशन सुना होगा, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ये स्वयं जनरेटर भी है, जनरेट भी करता है, ऑपरेट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है स्वयं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये चार्ज होता है बेटा, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। तो जैसे मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, उसी तरीके से चार्ज को भी आप डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते। अब क्या सर जी, अपने पिछले वीडियो में तो क्रिएट करने को बताया था, अरे भैया मैंने तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बताया था, है ना जी। वहां तो मैंने एक ये बताया था कि बॉडी कैसे चार्ज होती है, बॉडी के सर पे एक प्लस कैसे आ जाता है और दूसरा इधर माइनस कैसे आ जाता है, मैंने तो ये बताया था ना। अरे मैंने ये कहां बताया था कि चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज को प्रोड्यूस करने की क्षमता हमें और आपको है। हाँ, चार्ज प्रोड्यूस ने, चार्ज वहां बॉडी चार्ज हो जाती है, अंदरवा रहता है, बाहर आ जाता है वो, है ना। तो आइए देखते हैं, ये इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। इट मींस कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, यानी ग्लास को, व्हेन अ ग्लास इज रब्ड विद सिल्क, द ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा, ये तो बात क्लियर हो गई, इसका मतलब क्या कहना चाहता है। इसका मतलब कहना चाहता है चार्ज बिफोर कनेक्शन, चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना इधर जैसे टेम्परेचर में दो बॉडी को लेते हैं, एक टेम्परेचर में जितना लॉस होगा उतना दूसरे वाले में गेन हो जाएगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास को सिल्क से रगड़ते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास देता है उतना ही इलेक्ट्रॉन वो लेता है। यानी इसीलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। तो चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू चार्ज आफ्टर कनेक्शन। बात क्लियर हुआ कि नहीं। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी बॉडी की मैं बात करूं, अगर किसी एक बॉडी, एक कंटेनर की बात करूं,
ठीक है। अब एक कंटेनर की बात करूं, किसी कंटेनर में चार्ज है, उस कंटेनर में चार्ज है, जैसे मान लीजिए ए पे है -2 कूलम, बी 3 कूलम और सी जो है सी -1 कूलम। अब इसी कंटेनर को हम ऐसे हिला देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा शेक वेल बिफोर यूज, आपने दवा देखा है ना। अब ऐसा मत तो, और पढ़ा लिखा ज्यादा होगा तो क्या करें, शेक वेल बिफोर यूज, प्रयोग करने से पहले खूब हिलाएं। तो अब बताइए शेक वेल बिफोर यूज, अब ऊपर लिखा है, अब आप क्या किए, पेशेंट को देने से पहले आप पेशेंट को ही हिलाना शुरू कर देंगे, तो आप उसको जिंदा करने के बजाय तो मार देंगे जान से। इसीलिए पढ़े लिखने होना जरूरी है। बात समझ में आ रही ना। अब इस कंटेनर को हमने क्या किया, इस कंटेनर में ये चार्ज है और इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, हिला दिया, हिला के यहाँ पे रखा, हिला के यहाँ पे रखा, तो देखा कि अब जो चार्ज आता है यहाँ पर हो जाता है -5 कूलम, यहाँ पे बी पे हो जाता है 3 कूलम, यहाँ पे अब क्या चार्ज आएगा थोड़ा सा आपको बताना है, बता दीजिएगा। तो वही फार्मूला लगाते हैं बेटा कि चार्ज बिफोर करेक्शन इक्वल टू चार्ज आफ्टर करेक्शन, यानी चार्ज बिफोर सेक इक्वल टू चार्ज आफ्टर सेक। अरे भाई चार्जवा तो इसी में ना है, आपने हिला दिया, अपना जगह आदान प्रदान कर दिया, इसको उसको थोड़ा सा दे दिया है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज बेटा, तो टोटल चार्ज कितना होगा 3 - 2 - 1, यानी कि 3 में से 3 गए 0। नेट चार्ज कितना होगा बेटा, 0 होगा। इसमें नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0, तो कितना होगा -5 + 3, बात समझ आ रही है नहीं, -5 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, कितना 0 होना चाहिए ना जी, नेट चार्ज, ये कितना होगा +x। तो चार्ज बिफोर करेक्शन चलिए लेते हैं, -2 अब +x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, इसको हम ले लिए बराबर में, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा +2, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, +2 का चार्ज होना चाहिए, तब जाके यहाँ भी ये क्या होगा, नेट चार्ज 0 था, ये यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी दोनों बॉडी पे क्या है, चार्ज 0 है। बात समझ में आ गया। हाँ कभी कभी क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए बेटा कि कोई बॉडी है चार्ज है Q1 इस पे, और ये बॉडी है चार्ज है Q2। बिफोर करेक्शन और आफ्टर करेक्शन की बात करें तो बिफोर करेक्शन इसका जो टोटल चार्ज होगा नेट, इस बॉडी का अलग देखेंगे तो क्या होगा Q1, इस बॉडी का देखेंगे तो Q2, यानी नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा Q1 + Q2, टोटल दोनों का मिला के Q1 प्लस, हमने इसको क्या कर दिया, करेक्ट करा दिया। जब ये मेटेलिक रॉड से, किसी गमछी से नहीं, आप किसी तौलिया से नहीं करा देंगे, किसी रस्सी से नहीं करा देंगे, किसी मेटेलिक रॉड से कराएंगे, किसी वायर से करा देंगे करेक्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके। अब तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उधर से कहां होगा, मान लीजिए Q1 के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो Q1 से कहां होगा बेटा, Q2 की तरफ होगा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही है, दोनों पर चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मान लिया दोनों पे चार्ज हो जाता है Q' और Q'। करेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के सब संपर्क में लाते हैं तो टेम्परेचर यानी कि जो हीट एनर्जी होती है कब तक ट्रांसफर होती रहती है, जब तक कि दोनों का थर्मल स्टेट जो है सेम ना हो जाए, यानी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, तब तक बेटा क्या होता रहता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। यानी दोनों का जब ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर जो है सेम हो जाएगा, तब तो वहां पर टेम्परेचर का यानी कि हीट एनर्जी का प्रवाह रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि अब तो दोनों का बराबर हो गया है। क्यों देगा, बराबर बराबर हो गया, अब क्या अपना कम करके तुमको दे देगा क्या, है ना। तो यहां पर बेटा ये Q1 और ये क्या हो गया Q2, ये तब तक देता रहेगा इलेक्ट्रॉन जब तक ये लेता रहेगा ना। ऐसा नहीं है, अब ये तो मुंह खोला है, देव ना और देव। ये तब तक देता है, इसके मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि दे ये रहा है तो इस पे डिपेंड करता है ये कब तक देता रहेगा, जब तक कि इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम ना हो जाए। तो मान लिया कि करेक्शन के बाद इस पर चार्ज Q1 हो गया, इस पर चार्ज Q2 हो गया। सर ये कितना चार्ज दे दिया, ये बबुआ आपको पता है कि मान लीजिए Q1 ने X चार्ज दे दिया तो -X हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, बात सोचो। Q1 ने X चार्ज क्या किया, कम कर लिया अपने में से X इलेक्ट्रॉन, और Q2 ने क्या कर लिया बेटा,
x इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखो तो Q1 प्लस Q2, बात समझ में आ रही। अब इसी Q1 प्लस Q2 को दो भाग में बांट के दे देना है बेटा। भाई आपने x चार्ज दे दिया, ये x चार्ज ले लिया भाई, जितना देगा उतना ही ले लेगा। अब मान लिया सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो क्या क्लोरीन जबरदस्ती ले लेगा? जबरदस्ती थोड़ी ना लेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? शादी विवाह का मैटर जबरदस्ती नहीं होता है। यहां पर देखिए x इलेक्ट्रॉन ये दिया है Q1, तो x इलेक्ट्रॉन Q2 ले लिया है और खूब आराम से देखिए, इसमें प्लस हो गया है x और इसमें माइनस हो गया है। इसमें प्लस x हो जाएगा और इसमें माइनस x हो जाएगा और इसमें प्लस x हो जाएगा, कटेगा फिर। बात में टोटल डेट चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2। अब इसे Q1 प्लस Q2 को दो भाग में बांटना है, इसको भी देना है और इसको भी देना है, बराबर बराबर। Q1 प्लस Q2 को बराबर बराबर दो भाग में देना है। कैसे दोगे? मूर्ख, महान मूर्ख हो भैया मेरे। Q1 प्लस Q2/2 आधा आधा दे देंगे, हो गया तो एक, यानी दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? Q1 प्लस Q2/2 Q1 प्लस Q2/2। बात समझ में आया? यानी कि चार्ज के पहले आप देखिए, आप कर लीजिए, चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू चार्ज आफ्टर कनेक्शन आएगा। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, जोड़िए तो दोनों को, आधा प्लस आधा बराबर 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 हो गया। तो चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू चार्ज आफ्टर कनेक्शन, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? ऐसा लग रहा है कि मैं डांट रहा हूं, है? ऐसा ही ठीक है, क्योंकि याद रखिए, जो आपके दुश्मन है वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, समझ लीजिए वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इतिहास गवाह है। आप इतिहास के पन्नों में पलट करके देखिए, साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट अक्षरों में बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि नमकीन में कीड़े, हमारी केमिस्ट्री कहती है नमक में कीड़े नहीं लगते, चीनी में गुड़ में बड़ी जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो चीनी और मुंह में चीनी और गुड़ डाल के बोलने वालों से थोड़ा कृपया उचित दूरी बनाए रखे, नहीं तो वो कोरोना ट्रांसफर वाले हैं। चार्ज ट्रांसफर की तो बात ही छोड़िए, कोरोना ट्रांसफर कर देंगे, फिर आपकी भी स्थिति वही रह जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कई एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के थोड़ा सा एग्जांपल्स पे हम लोग चर्चा करते हैं और भी ज्यादा एग्जांपल से समझते हैं। न्यूट्रॉन डीके की बात करेंगे, हर चीज की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? आइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स इसके देखें। अच्छा, तो पहला एग्जांपल तो आपको मैंने बताया कि ग्लास को जब, इफ ग्लास इज रब्ड विद सिल्क, तो ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एंड नेगेटिव चार्ज इज एक्वायर्ड बाय सिल्क। बात समझ? तो जितना अमाउंट में ये होता है उतना ही अमाउंट में ये होता है, यानी कि देख लीजिए, आप खुद ही समझ में आ जाएगा कितना। अगर टोटल चार्ज दोनों पे निकालें पहले, ठीक है ना, तो बिना अभी ट्रांसफर के दोनों को जोड़ के निकाले, किसी ट्रांसफर नहीं करे अभी, ठीक है ना, चार्ज को ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए ग्लास हो गया, ये सिल्क हो गया, बिना ट्रांसफर के मान लीजिए इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, ट्रांसफर मत करिए, तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2। ट्रांसफर कराइए तो मान लीजिए ये Q1 चार्ज x चार्ज देता है और ये Q2 जो है x चार्ज लेता है। तो क्या आ गया? Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2। दोनों पक्ष क्या हो गया बेटा? सेम आ गया। तो कह रहे LHS इक्वल टू RHS, यानी चार्ज बिफोर करेक्शन इक्वल टू चार्ज आफ्टर करेक्शन। बात समझ में आ गया? चार्ज ट्रांसफर करेगा, ये बताता है कि चार्ज ट्रांसफर करेगा, लेकिन कब तक करेगा? जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाएं, ठीक है? ये हो गया कंजर्वेशन, यानी दोनों पक्ष सेम हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल न्यूट्रॉन डीके की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन डीके आपने सुना होगा। न्यूट्रॉन डीके में क्या होता है बेटा? जब एक न्यूट्रॉन की डीके होती है तो इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन और के साथ ही साथ एनर्जी के रूप में एक न्यूट्रिनो निकलता है। यानी जब एक न्यूट्रॉन डीके होता है बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रिनो होता है बेटा।
तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद बताएंगे, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस पर चार्ज कितना होता है बेटा, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इस साइड में चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, टोटल नेट चार्ज आरएचएस में 0 हो जाएगा, माइनस और प्लस 0, ये तो ऑलरेडी पहले 0 चार्ज होता है इस पे, ठीक है। तो 0 + 0, ये 0 हो गया चार्ज, ये भी 0 होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, सब जानते हैं 0 होता है, यानी 0 = 0। नेट चार्ज दोनों तरफ क्या हो गया बेटा, 0। तो इससे बताया जा रहा है कि ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो कर रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल, अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्यों 0 होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम क्यों होता है, इस सारी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरा चीज, पेयर एनिहिलेशन एक होता है रिएक्शन, पेयर एनिहिलेशन रिएक्शन। क्या होता है बेटा पेयर एनिहिलेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं बेटा युग्म विनाशी अभिक्रिया। इसमें युग्म का विनाश होता है बेटा, यानी इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोलिजन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है जब पॉजिट्रॉन से क्या करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से कोलिजन करता है, तो सेम अमाउंट में गामा फोटॉन निकलता है। क्या होता है, गामा फोटॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा, गामा फोटॉन्स निकलते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से कोलिजन करता है, इन द प्रोसेस ऑफ पेयर एनिहिलेशन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड्स टू ईच अदर, देन गामा फोटॉन्स इज क्रिएटेड, है ना, दैट इज एनिहिलेट एनर्जी। क्या होती है बेटा, विनाशकारी ऊर्जा होती है, ठीक है। अब ये गामा फोटॉन्स की जो स्पीड होती है बेटा, याद रखिए इसकी जो स्पीड होती है, ये रेडियो एक्टिव रेज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इसकी लाइट की स्पीड होती है बेटा। तो लाइट की जब स्पीड होती है इसको देखा नहीं जा सकता है, सीधी सी बात है। और ये क्या होती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये गामा रेज जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है, जबकि अल्फा और बीटा रेज शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कोलिजन करता है गामा फोटॉन्स निकलते हैं, और याद रखिएगा कि गामा में जो चार्ज होता है, गामा का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि यह एनर्जी है, ठीक है ना। बात समझ में, यानी कि -1E0 + +1E0, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन = गामा फोटॉन्स प्लस गामा फोटॉन, यानी इस पर चार्ज कितना हो गया बेटा, टोटल चार्ज इसका -1.6 इंटू 10⁻19 और इसका +1.6 इंटू 10⁻19। इधर चार्ज कितना बेटा 0, इधर भी 0 चार्ज होगा कि नहीं होगा, 0 + 0 = 0। तो LHS = RHS। नेट चार्ज कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। नेट चार्ज कितना हो गया, 0। इसी को प्लांक ने अपने तरीके से बताया था। प्लांक ने इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखा था, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स होता है बीटा रेज होती हैं, तो -1 β0 + +1 β0 = h × न्यू प्लस h × न्यू। अब कहेंगे सर h × न्यू क्या है, यही तो है h, जहां h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है बेटा, जहां न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी कि h × न्यू क्या है बेटा, एनर्जी है, E = E ऑफ फोटॉन, h × न्यू, यानी h × न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन है। जो जब एनर्जी है उसमें मास ही नहीं है, तो जब मास अगर किसी बॉडी का 0 है तो 100% श्योर है उस पर चार्ज भी 0 होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी फोटॉन की जो रेस्ट मास होती है वो 0 होती है, जब रेस्ट मास 0 होगी तो उसका चार्ज भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। यानी इधर चार्ज क्या हो गया, 0, इधर भी चार्ज क्या हो गया बेटा, 0। बात समझ में आ रही है। और आइए आखिर देखते हैं कि वास्तव में ये एनर्जी ही है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो h × न्यू, चलिए आपने पढ़ा होगा डे ब्रोगली इक्वेशन। चलिए डे ब्रोगली इक्वेशन पढ़े होंगे आप इन क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
में आप पढ़े हैं de Broglie इक्वेशन क्या होता है। What do you understand by the terminology de Broglie equation? De Broglie equation means lambda is equal to h by p, where h by mc भी लिख सकते हैं। तो lambda is equal to क्या हो गया बेटा, h by mc, m into c means mass into velocity, mass into velocity। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, मेजरमेंट ऑफ द मोशन, ठीक है। h इक्वल लेमडा इक्वल टू h बाई एम इंटू सी। चलिए दूसरा आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में v इक्वल टू n इंटू लेमडा, पढ़े आप। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, वेवलेंथ। तो हम इसके जगह पे, चूंकि इसके जगह पे क्या है बेटा, न्यू है, इसके जगह पे क्या है, c है, इसके जगह पे लेमडा है, तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं बेटा, लेमडा इक्वल टू c बाई न्यू। तो लेमडा के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे c बाई न्यू इक्वल टू h बाई एम सी। तो h इंटू न्यू इक्वल टू क्या होगा, m इंटू सी स्क्वायर। इसके बारे में कौन नहीं था, बच्चा जानता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, यानी कहने का मतलब ये क्या है बेटा, एनर्जी है, E ऑफ P, एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है। ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये एनर्जी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में कोलिजन करते हैं तो वो विनाश होकर के एनर्जी निकलता है, ठीक है। जब जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी चार्ज जो होती है क्या होती है, जीरो होती है, और इधर भी प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में भी चार्ज क्या होती है, जीरो होती है। ये क्या बताता है आपको, दिस डिस्ट्रेक्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी यह एक बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। अब आइए इसमें हम पॉजिट्रॉन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, बताएंगे इस सब चीज के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बैरियन, कैरियन, लेप्टॉन, म्यूऑन, है ना जी, मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटॉन्स, इस सब के बारे में हम बताएंगे। घबराने की बात नहीं है, एक एक इन दरिंदों को खत्म करेंगे, घबराओ मत। पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या फिर बेटा एंटी इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, क्योंकि एंटी तो हर चीज में, एंटी पार्टी, बाप रे बाप, एंटी पार्टी है। अरे हमारा एंटी होके दिखाओ, एंटी हमारा क्या कर लेगा, हैं? चलिए एंटी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है बेटा, कि जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर -931 किलोग्राम। जबकि जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कहेंगे सर प्रोटॉन नहीं हो जाएगा, अरे भैया प्रोटॉन का मास अलग होता है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। ये रहा बेटा आज का स्टडी, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी सारे एग्जांपल्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, क्योंकि फिजिक्स बैटल किसी भी टॉपिक को केवल टच नहीं करेगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा, समुद्र की गहराई में डूब करके उसके पेदी को स्पर्श करने के लिए फिजिक्स बैटल है। ओके, धन्यवाद। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य भी दोस्त मित्र ले सकें। चलिए एक बार पुनः धन्यवाद, जय हिंद।